समाजवादी पार्टी की अंदरूनी कलह का फायदा उठाने के लिए बहुजन समाज पार्टी ने अब मुस्लिमों को रिझाने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मायावती के चुनावी गणित में इस बार दलितों के साथ मुसलमानों के लिए खास जगह है। इसीलिए बीएसपी के नेता अब मुसलमानों को अपनी तरफ करने के लिए एक बड़ी मुहिम छेड़ चुके हैं। बीजेपी को सांप्रदायिक बताने वाले बीएसपी के नेता अब खुले तौर पर कुरान के नाम पर मुस्लिमों से वोट मांग रहे हैं। भाषणों में कुरान और हदीस का हवाला देकर मुसलमानों को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ भड़काया जा रहा है। और यही वजह है हमारा सबसे बड़ा सवाल, कुरान के नाम पर वोट मांगकर क्या यूपी जीत लेंगी मायावती? और बीएसपी का मुस्लिम कार्ड क्या बीजेपी और एसपी के लिए खतरे की घंटी है? इसी पर बहस करेंगे, लेकिन पहले जरा एक झलक सुनिए बीएसपी किस तरह से मुसलमानों को रिझा रही है और कैसे विपक्षी इस पर नाराज है। सुनिए। आप मुसलमानों वही हो कि जिन्होंने हिंदुस्तान में सैकड़ों बरस हुकूमत की है, सैकड़ों बरस हुकूमत की है। जिस दिन दलित मुस्लिम एक हो गए, हिंदुस्तान की हुकूमत मुसलमानों तुम्हारी कदम सुनेगी, तुम्हारी कदम सुनेगी। लग रहा है कि 2017 में नसीमुद्दीन जी बहन मायावती जी की जगह स्वयं मुख्यमंत्री बनना चाहते, उस प्रकार की रणनीति तैयार कर रहे हैं। मायावती सत्ता के लिए इतनी व्याकुल हैं कि वो धर्म और जात या हर चीज का सहारा ले रही हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, कुरान के नाम पर वोट मांगकर क्या मायावती यूपी जीत लेंगी? और ये मुस्लिम कार्ड बीएसपी का क्या विरोधियों के लिए खतरे की घंटी? इसी पर बहस करने के लिए मेरे साथ बीएसपी से एमएच खान साहब जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी से मोहम्मद शाहिद, बीजेपी से संबित पात्रा और आरएसएस के विचारक राकेश सिन्हा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एमएच खान साहब सुन पा रहे हैं ना मुझे? खान साहब, एमएच खान साहब सुन पा रहे हैं ना? हाँ, तो खान साहब पहले मैं जरा आपके नेताओं के एक दो बयान पढ़ के सुना रहा हूं, मैं चाहूंगा उस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दें। आपके नेता अंतर सिंह राव, भाईचारा मीटिंग हो रही है, उसमें कह रहे हैं आपका हदीस कहता है, मुसलमानों से कह रहे हैं मुसाफिरों के एक समूह को मंजिल पर पहुंचने के लिए कायद की जरूरत होती है। दलितों ने हदीस की शिक्षा का पालन किया, एकजुट हो गए और एक नेता के बैनर के तले चले। जो समुदाय 5000 वर्ष तक गुलाम रहा, वो हदीस का पालन करके एक मुकाम तक पहुंच गया। ये आपके नेता मुसलमानों को कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं नमाज और जनाजे के समय आप एक हो जाते हो और वोट के समय बिखर जाते हो। फिर आपके नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी को कायद के तौर पर पेश कर रहे हैं आपके नेता। और एक और जो खुद सिद्दीकी साहब कह रहे हैं, जिस काफिले का रहबर नहीं होता वो भटक जाता है। अब किस मुंह से आप बीजेपी, आरएसएस और बाकी समाजवादी पार्टी, इन सब पार्टियों को आप सांप्रदायिक कहेंगे? खान साहब। नहीं, इसमें क्या कोई बड़ी बात थोड़ी, खराब बात थोड़ी कह दी कि कायद क्या जरूरत है। तो कायद नेता नेतृत्व करता है। नेता अगर आपके सामने मजबूत किस्म का नेता है तो आदमी अपने साथ उनके साथ खड़ा होता है। तो इसमें कोई बड़ी बात या बुरी बात या खराब बात तो नहीं कही उन्होंने। इसको जोड़ने के लिए पहले ही से ये काम चल रहा है कि मुसलमानों में लीडरशिप बिल्डअप होना चाहिए, जो उनकी कौम की भलाई के लिए। आज मुसलमानों की सच्चर कमेटी की रिपोर्ट देख लीजिए। मतलब बीजेपी हिंदुओं की बात करे तो वो सांप्रदायिक, समाजवादी मुसलमानों की बात करे समाजवादी पार्टी वो सांप्रदायिक, आप मुसलमानों की बात करें उसमें कुछ गलत नहीं है। खान साहब, ये कैसा डबल स्टैंडर्ड, दोहरा मापदंड है आपका? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। मानिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये मुसलमानों की बात नहीं, सब समाज की बात हम करते हैं। और जब मुसलमानों के बीच जाते हैं तो मुसलमानों की भी बात करते हैं, ब्राह्मणों के बीच भी जाते हैं तो ब्राह्मणों की भी बात करते हैं। इस बार ब्राह्मण आपके साथ है नहीं, पिछली बार आया था, इसीलिए आपने मुसलमानों पर नजर गड़ा दी और आपकी चुनावी सभाओं में कुरान की आयतें पढ़ी जा रही हैं, हदीस का जिक्र हो रहा है। नहीं, साफ डेस्परेशन दिख रहा है आपका। ये नसीमुद्दीन खान साहब, ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस मसले पे अगर आपको रंग दिखाई देता है तो आपका विचार है। हमने तो हमेशा सर्व समाज की बात की है और सबको जोड़ने की बात की है। और बाकी पार्टियों से तो बिखराव हो चुका है।
मुसलमान काफी तादाद में आप मुसलमानों को डरा रहे हैं खान साहब। आप कह रहे हैं जिस काफिले का कोई रहबर नहीं होता वो भटक जाता है, लुट जाता है। आप ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, आप माहौल बिगाड़ रहे हैं, आप मुसलमानों को भड़का रहे हैं। खान साहब मान लीजिए, आप ये बताइए, आप बताइए, आप एंकर नहीं होते तो हम आपसे क्या सवाल करते, आप मुझसे क्या सवाल करते। एक आदमी का लीडर होना तो जरूरी है, रहबर होना जरूरी है। आप एंकर हैं तभी तो मुझसे पूछ रहे हैं, अगर एंकर नहीं होते तो मैं किसको जवाब देता। सीधी सी बात है ये। अब मुझे खान साहब हंसी आ रही है आपके इस तर्क पर। अब आपके पास कोई तर्क नहीं है, इसीलिए आपको तर्क कर रहे हैं। चलिए 1 सेकंड रुक जाइए, अब नहीं, 1 सेकंड रुक जाइए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। संबित पात्रा, संबित ये बताइए, आप भी किस मुंह से आप ये कहेंगे कि बीएसपी भी अब देखिए मुसलमानों को अपनी तरफ रुझा रही है। एक तरह से अब ये सब बराबर हिसाब किताब बराबर हो गया है। आप हिंदुओं की बात करते हैं, समाजवादी पार्टी मुसलमानों की बात करती है, बीएसपी मुसलमानों की बात कर रही है। यानी कि अब कोई भी एक पार्टी दूसरी पार्टी को ये नहीं कह सकती कि वो सांप्रदायिक है। संबित, देखिए मानक जी, आप सही कह रहे हैं। किस मुंह से हम लोग कुछ कहेंगे? अगर किसी मुंह से कभी कह दिया होता तो भारत के 2 टुकड़े नहीं होते, और आज भी हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे और देखते जाइए आगे होता क्या है। मैं आपको दिल की बात बता रहा हूं, छोड़ दीजिए पॉलिटिकल पार्टी, छोड़ दीजिए प्रवक्ता, ये सब बात अलग है, मगर दिल की बात बता रहा हूं क्योंकि मैंने पूरा भाषण सुना है, जिस भाषण की जिक्र अभी आप कर रहे हैं, जिस पर डिबेट हो रहा है। क्या कहा गया है? ए मुसलमानों, एक हो जाओ, वह दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान पर तुम्हारा कब्जा होगा। अगर एक हो जाओगे तो हिंदुस्तान पे कब्जा होगा। ये लाल किला, ये कुतुब मीनार, ये ताजमहल सब तुम्हारा है। ये सोमनाथ मंदिर तुम्हारा नहीं है, ये जगन्नाथ मंदिर तुम्हारा नहीं है, ये ताजमहल कुतुब मीनार तुम्हारा है। ये बांटने की बात सुनिए। नमाज और जनाजे पर तो एक हो जाते हो, वोट के समय क्यों बिखर जाते हो? आप बताइए, मतलब ये जिन्ना मेंटालिटी पुनः आरंभ हो गया। और कैद आजम, कैद किसको बताया इन्होंने कि मायावती जी को अपना लीडर नहीं बताया है, ये आप सोच लीजिए। इन्होंने लीडर नसीमुद्दीन सिद्दीकी और उसके बेटे अफजाल को बताया है। आप जरा इस लार्जर कॉन्स्पिरेसी को देखिए। इस कॉन्स्पिरेसी में छोटे आईने से देखने की आवश्यकता नहीं है, आज इसको एक बहुत बड़े परिदृश्य में देखने की आवश्यकता है। वो ये कह रहे हैं आप हिंदुओं की बात करते हैं तो उस मुसलमानों की बात करना गलत कैसे हो गया? संबित, अरे मैं आपको बता रहा हूं, अगर हमारे यहाँ से कोई लीडर कह देता ना कि ये हिंदुओं एक हो जाओ, ये सोमनाथ की भूमि है, ये जगन्नाथ की भूमि है, ए हिंदुओं तुम एक हो जाओ और तुम्हारा राज होगा, तो अभी तक हमारे सर के ऊपर अभी हमारे सर के ऊपर नृत्य शुरू हो चुका होता, सब हमारे सर पर बैठ जाते। मैं तो दिल की व्यथा बोल रहा हूँ मानक जी, मैं और कुछ नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा, 1947 में अगर हम डिबेट करते, यही 1947 में हमने नहीं किया तो आज हम 2 फाड़ हैं। मोहम्मद शाहिद, ऐसे ही आवाज उठती रहेगी कि ये मुसलमानों एक हो जाओ, हिंदुस्तान के राज को संभालना है, तो वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान का वाकई पुनः फाड़ हो जाएगा। मोहम्मद शाहिद, आपके लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटी है। खान साहब 1 सेकंड में आ रहा है कि राम मंदिर बनाएंगे, सारे हिंदू एक हो जाओ। हाँ खान साहब, 1 सेकंड। हिंदुस्तान छोड़ के मुसलमान चले जाओ, हिंदुस्तान छोड़ के पाकिस्तान चले जाओ, ये आपकी भाषा है, ये भाषा आपकी है। थोड़ा सा जब आप खामोश होइए, थोड़ा सा दूसरों को बीच में बोलने में, थोड़ा सा दूसरों के में बीच में मत बोला करिए। खान साहब 1 सेकंड रुकिएगा। मोहम्मद शाहिद साहब, सबसे बड़ी खतरे की घंटी मैं कह रहा हूँ मोहम्मद शाहिद साहब आपके लिए है, क्योंकि मुसलमान वोट बैंक पर तो आप अपना हक समझते थे अब तक, अब तो खुले तौर पे सेंध लगाने की कोशिश हो रही है उसमें। मानक जी, नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी ने कभी भी किसी धर्म और किसी जात की राजनीति नहीं करी, और जिस तरह से बयान बसपा बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आया है, निहायत अफसोसनाक है। और ऐसा लगता है कि जैसे हताशा से भरे हुए लोग हैं। इस तरह के बयानों की कोई हिंदुस्तान में किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है। टेम्परेरी फेस हो सकता है। और जहां तक अभी भारतीय जनता पार्टी जिन्ना के बारे में बात कर रही थी, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनके पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी साहब तो जिन्ना की मजार पे चादर चढ़ाने गए थे। आप जिन्ना की क्या बात करते हैं? आप चादर चढ़ाने गए थे, आप जिन्ना की क्या बात करते हैं? आप में और इस तरह के जो डिस्ट्रक्टिव लोग हैं, देखिए, बहुजन समाज पार्टी के जिस नेता ने ये बात करी है वो डिस्ट्रक्टिव, जो समाज को तोड़ने का। हिंदुस्तान गंगा जमनी तहजीब का गहवारा है, उसको आप इस तरह की बात करके तोड़ नहीं सकते। ये कहीं ना कहीं आपको दिखता है
कि बहुजन समाज पार्टी कितना हताशा और निराशा है उसके अंदर, उनके लोगों में, उनकी नेताओं में। ये इस आप तरह से बेचैनी वोट नहीं है नहीं मांगे मोहम्मद जा शाहिद सकते, साहब? न इस तरह से मुसलमान वोट की समाजवादी बात की पार्टी जा को सकती। वोट देता है समाज- उत्तर प्रदेश में, आप में बेचैनी तो नहीं है? नहीं, मैं उस पर नहीं, कतई नहीं। समाजवादी पार्टी में उत्तर प्रदेश में आपको दिखेगा, मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट देता था, वोट देता है, वोट देता रहेगा। उसकी वजह क्या है कि बहुजन समाज पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ 3 बार सरकार बनाई और इनको भारतीय जनता पार्टी और क्या बहुजन समाज पार्टी मुझे में पता क्या था आप फर्क है? इसी पे आएंगे। कहीं से कोई फर्क नहीं मुझे है। पता इस था तरह आप के इसी बयान पे आएंगे। बहुजन समाज पार्टी आप जैसी- बहुजन समाज नहीं, पार्टी को मुस्लिम अरे विरोधी साहब, बताने इनका- के लिए इनका- आप यही इनका- कहेंगे कि बीएसपी ने पहले बीजेपी से हाथ मिला रखा है, वो मुसलमानों की हितैषी नहीं हो सकती थी। मुझे पता था आप इसी पे आएंगे। और राकेश नहीं, सिन्हा, जब नरेंद्र मोदी साहब जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, वहां पे तो मायावती जी वो प्रचार करने गई थी। अरे भाई, ये इनको थोड़ा खामोश करिए, थोड़ा खामोश एक सेकंड में आ रहा हूं, एक सेकंड में आ रहा हूं। थोड़ी शालीनता दिखे खान साहब, एक सेकंड के अंदर, क्योंकि जब मैं बीच में बोलता शाहिद नहीं जल्दी हूं- कंप्लीट करिए। नहीं, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ किसी जल्दी की। कंप्लीट करिए मोहम्मद शाहिद। नहीं, मैं बीच में किसी के नहीं बोलता। हाँ, मैं भी चाहता हूं कि कोई मेरे बीच में न बोले। हाँ। मैं ये कह रहा था कि भारतीय बहुजन समाज पार्टी किस तरह से मुसलमानों की बात करेगी या उत्तर प्रदेश के दूसरे रहने वालों से बात करेगी, जब आप सांप्रदायिक शक्तियों के साथ खड़े होकर आप सरकार बनाते हैं और जाते हैं वहां, इनकी नेता जाती है प्रचार करने। नरेंद्र मोदी साहब जब मुख्यमंत्री थे वहां गुजरात के, जब मायावती जी गई थी प्रचार करने, ये क्या बहुजन समाज पार्टी, मैं फिर कह रहा हूं मानक जी, हताश और निराश है। उसको अपने दल का बिखरता हुआ शिराजा दिख रहा है कि बहुजन समाज पार्टी बताइए, आप बिखरने की बात कर रहे हैं, अपना घर संभाल नहीं पा रहे हैं, आप बहुजन समाज पार्टी का घर बिखरता हुआ बता रहे हैं। रुकिएगा एक सेकंड जरा मोहम्मद शाहिद साहब, हमारा एक घर सेकंड। पूरा संभला हुआ ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा जरा, एक सेकंड। हमारा राकेश घर सिन्हा, पूरा हुआ संभला था, एक है और सेकंड। रहेगा। राकेश जी जरा बताइए, इस बार ऐसा लग रहा है मुसलमान वोट पर समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस 3 लोग हक जताएंगे, पूरी तरह कोशिश करेंगे अपनी तरफ उसे खींचने की। आपको क्या लग रहा है, चुनावी गणित किस तरफ जाएगा, कैसे इसका होगा आगे? देखिए, वोट बैंक की राजनीति तो तीनों पार्टियां करती रही हैं और धर्म और जाति का उपयोग सभी पार्टियां मिला-जुला कर करती रही हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, इस भाषण को सुनने के बाद मुझे लगा सभी प्रकार के लाज, शर्म और मर्यादा और संवैधानिक नैतिकता को लांघ दिया गया है। जिन कारणों से स्वर्गीय श्री बाला साहब ठाकरे को चुनाव आयोग ने 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से वंचित किया था, वो एक सभी कारण, उससे अधिक 100 गुने अधिक कारण मौजूद हैं। मैं तो बाकी पार्टियों से अपील करूंगा कि चुनाव आयोग को अप्रोच करें। ऐसे नेताओं की जगह विमर्श में नहीं है, उन्हें राजनीति से बाहर कर देने में है, संवैधानिक तरीके से, राजनीतिक तरीके से, सामाजिक तरीके से। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, 1937 का एक हिंदुस्तान था जब जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पत्र लिखा कि बुंदेलखंड में 2 उपचुनाव में हम इसलिए चुनाव हार गए कि कुरान पे हाथ रखकर वोट दिलवाया गया, विदाउट एनी एक्सेप्शन लोगों ने वोट दिया। लेकिन 37 का मुसलमान और 2016 का मुसलमान में अंतर है। आज उसी मुस्लिम कम्युनिटी से यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, संवैधानिक नैतिकता की बात हो रही है। जो मुस्लिम नेता मुस्लिम कम्युनिटी को भी इस ओछे तरीके से देख रहे हैं, वे अपने मत को बदलें। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं, जो आपने एक और मुद्दा उठाया, मुस्लिम दलित अलायंस, ये उल्टी गंगा बहाना, रिवर्स सोशल इंजीनियरिंग की बात की जा रही है, उल्टी गंगा नहीं बहती है। मैं एक उदाहरण से अपनी बात समाप्त करूंगा। 1947-40 से लेकर 47 तक जैन मंडल दलितों के सबसे पॉपुलर लीडर थे बंगाल में। वो इतने थे कि डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा में उन्होंने तकनीकी खराबी है। राकेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। संबित पात्रा, ठीक है, आपने अटैक तो बहुत किया बीएसपी पर, लेकिन संबित देखिए, सवाल तो बहुत सीधा है। आपके भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं और यूपी के ही हैं जो तमाम तरह के उल जलूल बयान देकर हिंदुओं को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। ऐसे में फिर से वही कहूंगा, अब इस बार लग रहा है कोई पार्टी किसी दूसरी पार्टी को सांप्रदायिक कहने की पोजीशन में नहीं है। संबित, नहीं, मैंने आपको बताया, देखिए, ये रोज शाम को हम जो सांप्रदायिकता वाली डिबेट करते हैं उससे ये अलग है। जो इसको कहते हैं तो मिनेसिंग वॉइस,
ये जो साधारण आवाज नहीं है, जो आवाज हमने सुना है कि ए मुसलमानों जाग जाओ, एक हो जाओगे तो जो सत्ता हिंदुस्तान की तुम्हारी हाथ में थी वो सत्ता तुम्हारे पास आ जाएगी, इस प्रकार से कभी मैंने नहीं सुना था। और राकेश जी ने बिल्कुल सही कहा, इसकी कंप्लेन इलेक्शन कमीशन में होनी चाहिए और इस व्यक्ति की तो मान्यता रद्द होनी चाहिए। दूसरी बड़ी बात है, आप देखिए, मैं अपने जो मुसलमान भाई हैं जो चैनल देख रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि आप संभल जाइए। मुसलमान कोई मंडी नहीं है कि कोई दाम दे के मुसलमानों को मंडी से खरीद ले, और यहां पर मंडी की तरह ही इस्तेमाल हो रहा है। चंद दिनों पहले जैसे समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के लिए कहा था, और आज जैसे बीएसपी की सुप्रीमो ने भी कहा था अभी थोड़े दिन पहले एक रैली में कि मुसलमानों ना तो अपना वोट उधर वेस्ट करो, ना तो समाजवादी पार्टी में वेस्ट करो, हमें ही दो। अरे वो इंडिपेंडेंट है, वो जानते हैं वोट किसको देना है किसको नहीं देना है। आप दाम क्यों लगा रही हैं, आप मोल भाव क्यों कर रही है? आप क्यों बेचैन हो रहे हैं? पार्टी में संबित, आप क्यों बेचैन हो रहे हैं? जिस पार्टी में अगर मुस्लिम वोट बैंक एक हो गया तो आपका नुकसान हो जाएगा। मैं हिंदुस्तान आप चाहते हैं मुस्लिम वोट बिखरे, इसीलिए आप बेचैन हैं। मैं दो सवाल का दो जवाब देना चाहता हूँ। साहब मैं कंप्लीट कर लूं फिर आप जरूर बोल लीजिएगा। मानक जी एक मिनट रुक जाइए, मैं कंप्लीट कर लूं फिर जरूर बोल लीजिएगा। साहब मानक जी, आपने सही कहा, मैं बेचैन हूं। मैं इसलिए बेचैन नहीं हूं कि कौन सी पार्टी इस बार यूपी में जीत जाएगी और कौन सी पार्टी हार जाएगी। देखिए, ये बहुत बड़ा समय है, बहुत बड़ा हिंदुस्तान है, हार जीत लगी रहेगी। मैं बेचैन इसलिए हूं कि जो 47 में हुआ था, मेरी मां हिंदुस्तान के साथ पुनः 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 वह ना होते रहे, इसलिए हम सबको बेचैन होना चाहिए। देखिए, मुसलमान बुरे नहीं, मगर जिन्ना जैसे लोग जो मुसलमानों की भावनाओं के साथ खेलकर उनको एक कोने में धकेलने की कोशिश करते हैं, वो बुरे हैं, उनसे बचने की आवश्यकता है। और मुसलमान भाई के जो बयान आया है राकेश सिन्हा जी ने, जब आज प्रोग्रेसिव है। खान साहब जवाब दीजिए। देख लीजिए, कोई सहमत नहीं है आपके नेता के इस बयान से। ये कह रहा सीधे तौर पे बांटने की कोशिश हो रही है समाज को, मुसलमानों को भड़काने की कोशिश हो रही है। अरे देखिए, ये सहमत कैसे होंगे? ये जय श्री राम का नारा लगाते हैं, हिंदुओं को इकट्ठा करते हैं, ये जय सहमत कैसे होंगे? ये आप बताइए, बिहार के चुनाव में सब महागठबंधन बना था, महागठबंधन में माननीय मुलायम सिंह यादव जी को अध्यक्ष बनाया गया, पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया, सारा अधिकार दिया गया। दूसरे दिन वो पीएम नरेंद्र मोदी जी से मिलते हैं, राम गोपाल यादव जी दूसरे अमित शाह से जी से मिलते हैं और इस्तीफा देके पूरे बिहार में अपने पार्टी का कैंडिडेट खड़ा करते हैं। ये सांप्रदायिकता नहीं है। बीजेपी से मिलकर आप वहां पे लड़ाई लड़ रहे हैं और ये जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। ये क्या है? ये सांप्रदायिकता नहीं है। अगर हम मुसलमानों को कह रहे हैं कि आप इकट्ठा होकर के एक जगह वोट करो और सांप्रदायिक ताकतों को और गुंडों को हराने का काम करो, इसमें बुराई क्या है? नहीं समझ में आता इसमें बुराई क्या है? हिंदुस्तान में हो रहा है बीजेपी वाले के परेशान हो रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग परेशान हो रहा है। MY का नारा किसने दिया था? MY का नारा किसने दिया? अरे क्या नाम है? संबित पात्रा जी, आप पहले अपने आप को सोचिए कि आपने देश में क्या किया है। कत्लेआम करवाया है, आपने कत्लेआम करवाया, देश जा कहाँ है? हिंदू मुसलमान को बांटने का काम किया है। बहुत चिंता में सोच रहा हूँ कि आखिर देश जा कहाँ रहा है। आप ही तो भेज रहे हैं देश को। सर्जिकल स्ट्राइक पर आप वोट मांगना चाह रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक पर वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं और फिर क्या मान लीजिए, आपको बोलने में नहीं बोल रहे, हम बोले मान लीजिए चिल्ला रहा, मान लीजिए का सहारा देना चाहते हैं आप। थोड़ा थोड़ी बौखलाहट आप मुसलमानों के साथ चलना चाहते हैं। आपको सवाल मैं पूछ रहा हूँ, आप नहीं, आप जरा सा बताइए कि आप मुसलमानों को लेके साथ चलना चाहते हैं कि नहीं? सवाल इसका जवाब दीजिए कि आप मुसलमानों को लेकर चलना चाहते हैं कि नहीं? सबका हाथ सबका साथ। हो गया, 5 बार सवाल पूछने से सवाल बदल नहीं जाएगा। आपने सवाल पूछ लिया, अब उत्तर जान लीजिए। आप कैसे बताओ? आप शांत नहीं होंगे तो ऐसे चिल्लाते रहेंगे तो कोई भी कैसे बताएगा? और देश को बांटने की कोशिश मत कीजिए। सुनिए जल्दी से संबित। मैं देखिए मानक जी मैं एक बड़ी बात बता रहा हूं। आज हमारे मुसलमान भाई कुछ परसेंटेज में है उत्तर प्रदेश में, ये हमारे लिए अच्छी बात है, सबको मिलकर रहना चाहिए। आप सोच लीजिए अगर ऊपर हो जाए तो यही नेता हमारे मुसलमान भाइयों को कहेंगे भगाओ बाकी सबको, जैसे केराना में भगाए थे और सत्ता अपने हाथ में। आज की भाषा को पढ़िए, यही सब इंगित किया गया। मेरे पास टाइम खत्म हो गया, लेकिन मोहम्मद शाहिद साहब 10 सेकंड आपको दे रहा हूं मैं क्लोजिंग, माफ करिएगा टाइम बिल्कुल खत्म। मोहम्मद शाहिद साहब, ये आपके लिए खतरे की घंटी नहीं है?
क्योंकि आपके वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश हो रही है। माफ करिएगा, मैं मुसलमानों के लिए वोट बैंक की शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि अक्सर उनको इस्तेमाल ऐसे किया जाता है। मोहम्मद शाहिद साहब, वोट बैंक ना करिए, वोट बैंक नहीं है, देखिए नहीं है। देखिए, मैंने पहले भी कहा मानव भाई सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी ने कभी भी सांप्रदायिकता की राजनीति नहीं करी। जिस भी बहुजन समाज पार्टी के नेता ने यह बात करी उसकी निंदा होनी चाहिए। आप किसी को किसी भी धर्म के हिसाब से आपको इस तरह वोट मांगने, देखिए भाजपा और बसपा ये दोनों मिले हुए हैं। ठीक है, आप उसी पर आ गए घूम के, देख लीजिए तो देख लीजिए। अब हम दर्शकों पर छोड़ देते हैं। मोहम्मद शाहिद साहब, टाइम खत्म हो गया है, मुझे दर्शकों पर छोड़ना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी कह रही है बीएसपी और बीजेपी पहले सरकार बना चुके हैं, बीएसपी पर मुसलमानों भरोसा मत करना। बीएसपी कहती है मुलायम सिंह जी ने नरेंद्र मोदी का साथ दिया था हाल ही में, बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है। समाजवादी पार्टी पर भरोसा मत करना, यानी मुसलमानों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश हो रही। खींचतान मुस्लिम वोट को लेकर यूपी में बीएसपी और एसपी में चल रही है, और बीजेपी जैसा आप देख रहे हैं मुस्कुरा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए संबित पात्रा, मोहम्मद शाहिद, एमएच खान और राकेश सिन्हा, बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक, खबरें जा रही हैं, देखते रहिए News 24।